हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 में हमने बाकी तो पोर्शन कर लिया है बायोमोलिक्यूल का। एक पेज 146 पे एक छोटा सा टॉपिक रह गया रिगार्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स वर्ड का मतलब होता है कि जो केमिकल प्लांट्स बनाता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका फंक्शन हमें पता है, जैसे प्लांट ने अगर फोटोसिंथेसिस के बाद शुगर्स बनाया, ग्लूकोज स्टार्च बनाया, तो हमें उसका फंक्शन पता है कि प्लांट एनर्जी स्टोरेज के लिए बना रहा है। न्यूक्लिक एसिड बनाया, डीएनए आरएनए, वी नो कि उसके फंक्शन क्या है। लिपिड्स बनाए। तो जो भी प्लांट्स ने ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए जिसका फंक्शन हमें नोन है और जो प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी है, मतलब जिसके बिना लाइफ प्लांट अपना लाइफ पूरा अच्छे से नहीं कंप्लीट कर सकता है, all these molecules will be called primary metabolites. On the other hand, we have secondary metabolites. Secondary metabolites में ऐसे chemicals आते हैं जिसका प्लांट के लाइफ साइकिल में, उसकी डेवलपमेंट में, उसके रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। कुछ प्राइम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं जिनका फंक्शन हमें पता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वी आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ देयर फंक्शन। और ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इसी को थोड़ा सा चेंज करके, मॉडिफाई करके प्लांट जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रिपेयर करता है। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वन बाय वन। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में देखना, ऑन पेज नंबर 146 एक ऐसे टेबल गिवन है। ओके, उसमें ये सारा ऐसे कुछ लिखा हुआ है। एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर इसमें से लर्न करने वाले कौन कौन से हैं दैट आई विल टेल। जैसे पिगमेंट्स मेंशन है, कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन। आपने देखा होगा जो भी हम वेज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनका कलर येलो होता है, ऑरेंज या रेडिश होता है। जैसे पपाया है येलो, मैंगो है येलो, कैरेट्स हैं थोड़ा सा ऑरेंजिश। तो जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल का कलर येलो टू ऑरेंजिश होता है बिकॉज उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड कैरोटिनॉइड्स। जैसे क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसका कलर ग्रीन है, कैरोटिनॉइड एक पिगमेंट है जिसका कलर येलो टू ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज होता है। तो जिन भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कलर येलो या ऑरेंज होता है, इट मीन्स दे आर कंटेनिंग दिस पिगमेंट कैरोटिनॉइड। तो ये कलर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन कुछ आपने देखी होंगी लीव्स होती हैं फ्लावर की, या जैसे यहाँ पे कैबेज भी दिखाई है पर्पल कलर की, या और कुछ नहीं तो आपने डेली लाइफ में बीट रूट देखा होगा जिसको हम चुकंदर कहते हैं, आपको पता है उसका कलर पर्पल है। इट मीन्स इट इज हैविंग अ डिफरेंट सेट ऑफ पिगमेंट, और जो उसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एंथोसाइनिन। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट अल्कलॉइड्स। जैसे ओपियम प्लांट है, इसके अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, विच आर अल्कलॉइड्स। इसको हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। वैसे तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर्स। अगर किसी का बहुत सिवियर एक्सीडेंट हो गया है या कोई भी ऐसे इंजरी केस है, तो दे आर वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर्स। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो ड्रग एडिक्ट्स लोग होते हैं दे स्टार्ट कंज्यूमिंग दिस प्रोडक्ट। ये जो ओपियम प्लांट का ऐसे सी बनता है फ्रूट वगैरह, उसमें से जो मिल्की लेटेक्स निकलता है उसके अंदर मॉर्फिन और कोडीन प्रेजेंट है। तो जो ड्रग एडिक्ट्स पीपल हैं दे स्टार्ट कंज्यूमिंग इट ऑन अ लार्ज स्केल। तो वहाँ पे ये ड्रग्स की तरह भी काम कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको लो डोज में लेंगे इट कैन बी यूज एज ए इफेक्टिव पेन किलर। देन वी हैव टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स जो होते हैं एक्चुअली जैसे कोलेस्ट्रॉल का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, वैसे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मोनोटर्पीन्स होते हैं, मतलब सिंगल रिंग है। डायटर्पीन्स हो सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बहुत सारे आपने ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, पर्टिकुलर स्मेल होती है। जैसे सिनेमन, दालचीनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसका एक अपना पर्टिकुलर फ्लेवर है। क्लोव्स, लौंग, हमें पता है उसका एक पर्टिकुलर स्मेल भी है, फ्लेवर भी है। जिंजर भी है, यूकेलिप्टस ऑयल भी है, येलो फ्लावर्स भी हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्लेवर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये आपके पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। देन वी हैव इसेंशियल ऑयल, जिसमें हमारा ये वाला एग्जांपल आ जाता है, लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास एक प्लांट होता है, उसकी बहुत पतली पतली ऐसी लीव्स होती हैं। मेडिसिनल गार्डन वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी लीफ को अगर हम बीच में से ऐसे प्लग करेंगे, तोड़ के देखेंगे, तो बिल्कुल लेमन्स जैसी खुशबू आती है। तो आजकल टीवी में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ग्रीन टी का ऐड आता है। ये जो ग्रीन टी होती है इट्स नथिंग, इट कंटेन्स प्लेंटी ऑफ लेमन ग्रास, लेमन ग्रास ऑयल। देन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर टॉक्सिन प्रेजेंट है, जैसे ये वाला प्लांट रिसिन। आपने देखा होगा अपने घर के आसपास
कभी पार्क वगैरह में जाओ, साइड में बाउंड्रीज पे लगा होता है, ओपन फील्ड में आप देखना लगा होता है। ये जो रिसिन प्लांट है, इसको, इससे जो ऑयल निकलता है उसको बोलते हैं कैस्टर ऑयल। इसको कैस्टर प्लांट भी कहते हैं, हिंदी में इसको अरंडी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह में इसकी लीव्स का यूज़ होता है। तो इसका जो फ्रूट्स है या जो लीव्स हैं, उससे वी आर गेटिंग अ टॉक्सिन। टॉक्सिन मीन्स माइल्ड पॉइजन ऑब्टेन होता है। तो दिस प्लांट इज कॉल्ड रेसिन। ऐसे ही एब्रिन एक प्लांट है, यू कैन सी इट इन द पिक्चर। फ्रॉम दिस प्लांट ऑल्सो वी आर गेटिंग अ टॉक्सिन। तो ये जो टॉक्सिन मॉलिक्यूल है, दिस इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये जो रेसिन प्लांट है, इसको तो बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। अगर किसी को कहीं पे चोट लग जाए तो इसकी लीव्स को आप वहाँ पे अगर टाई अप कर दोगे, क्लॉथ के साथ बांध दोगे, तो जो भी स्वेलिंग वगैरह है वो कम हो जाएगी। पहले आयुर्वेदिक के टाइम पे इसका जो ऑयल होता है, इसको डाइल्यूट करके, प्योर फॉर्म में तो नहीं ले सकते, डाइल्यूट वगैरह करके बहुत सारी मेडिसिन में भी इसको यूज़ किया जाता है। देन लेक्टिन्स हो सकते हैं, ये भी एक टाइप का सेकेंडरी मॉलिक्यूल है। और ये वो प्लांट है कॉन्कैव्युलिन ए, जिसमें कि ये प्रेजेंट होता है। देन वी कैन हैव, एक आपकी बुक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बहुत अच्छे से लर्न करना है कि कुछ प्लांट से हमें मेडिसिन भी मिलती हैं, ड्रग्स भी मिलते हैं। ठीक है, और ये जो ड्रग्स हैं, जैसे कि सदाबहार का प्लांट सबने देखा होगा, ये हमारा प्लांट है विनका रोजिया, साइंटिफिक नेम है। कॉमन नेम सदाबहार है। ये वाइट कलर के भी फ्लावर्स होते हैं, ऐसे पिंक कलर के भी होते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत कॉमनली मिलते हैं। तो ये जो हमारे फ्लावर्स हैं सदाबहार के, इन फ्लावर्स के अंदर, इन प्लांट्स के अंदर से एक केमिकल निकलता है जो कि प्लांट का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, विनब्लास्टिन। और इस विनब्लास्टिन की टेंडेंसी होती है कि ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स को किल कर सकता है, कैंसरस सेल्स को किल कर सकता है। तो इट इज़ बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स। देन क्यूरक्यूमिन, आपको पता ही है, जो हल्दी होती है, आजकल तो पेंडेमिक चल रहा है तो पीपल आर टेकिंग लॉट ऑफ सब्सटेंसेज विच आर इम्यूनिटी बूस्टर्स। तो आजकल लोग शाम के टाइम पे हल्दी वाला दूध पीना प्रेफर करते हैं। तो जो आप टर्मरिक मिल्क लेते हो, टर्मरिक के अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है क्यूरक्यूमिन, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एंड एट द सेम टाइम अगर हमारी बॉडी में कहीं पे कोई कैंसर सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो उसको किल भी करता है। तो ये तो हमारी बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज सेट है कि जो कुर्क्यूमिन है वो बॉडी में कहीं पे कोई स्वेलिंग है, पेन है, उसको कम करता है, इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, कैंसर सेल को किल करता है। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हमारी नॉलेज सेट को कॉपी करने लगती हैं। अगर आप कभी कैफ़ी कॉफ़ी डे या किसी भी इस टाइप के रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पे आजकल एक नया कंसेप्ट आ गया है, विच इज़ टर्मरिक लाटे। एंड दिस इज़ नथिंग, ये हमारा सिंपल जो हम्बल सा हल्दी वाला दूध है, उसी को थोड़ा सा और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के दे आर सर्विंग इट। देन वी गेट रबर ऑल्सो फ्रॉम प्लांट, वी गेट गम ऑल्सो फ्रॉम द प्लांट। तो ये जो रबर है, गम है, ये भी प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो विद दिस वी हैव completed द टॉपिक। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो है टॉपिक, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज 154 से स्टार्ट हो रहा है। तो वी हैव टू डिस्कस दैट। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है टोटल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। बॉडी में जितनी भी टोटल रिएक्शंस होती हैं, दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिज्म। अब ये जो रिएक्शंस हैं, वी कैन डिवाइड देम इनटू टू टाइप। ये आप चैप्टर 1 में ऑलरेडी कर चुके हो, कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिज्म वर्ड का मतलब होता है जिसमें कि सिंपल मॉलिक्यूल्स जॉइन हो जाते हैं टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप छोटी क्लासेस से स्टडी कर रहे हो, वहाँ पे आप ये रिएक्शन लिखते भी हो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो स्मॉल मॉलिक्यूल जो थे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, वो लार्ज मॉलिक्यूल ग्लूकोज में चेंज हो गए। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो जाएगी? एनाबॉलिक रिएक्शन। जब भी एनाबॉलिक रिएक्शन होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी कंज्यूम हो रही है? सोलार एनर्जी। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जॉइन होके लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिक रिएक्शन इसका ऑपोजिट हो जाता है, जिसमें कि लार्ज मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम ब्रेक कर रहे हैं इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जैसे आप छोटी क्लासेस से रेस्पिरेशन की, 7th 8th क्लासेस से रेस्पिरेशन की रिएक्शन पढ़ रहे हो, मतलब जिसमें हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे फोटोसिंथेसिस की जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन होती है, उसको ब्रेक करता है। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, तो जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है।
तो जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाएगा तो ये जो रिएक्शन है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज हो गया है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन किस टाइप की रिएक्शन है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। और जब भी कोई कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी एनर्जी विल बी रिलीज। तो जब पेज 154 155 आप अपनी बुक से पढ़ोगे, आई एम राइटिंग द हेडिंग हेयर, इन 2 पेजेस में हमें सिर्फ 3 कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, 4 कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में भी 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, दैट यू हैव टू स्टडी। बस ये पॉइंट्स ही आप स्टडी करोगे। उसके बाद एक कंसेप्ट इसमें है टर्न ओवर नंबर। अब ये टर्न ओवर नंबर क्या होता है? जैसे कोई भी एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, तो हमें पता है टाइम की एसआई यूनिट 1 सेकेंड होती है। तो हम काउंट कर रहे हैं कि 1 सेकेंड में वो कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, दैट विल बी कॉल्ड टर्न ओवर नंबर ऑफ द एंजाइम। तो यहाँ पे आपकी बुक में पेज 155 पे एक रिएक्शन दी है जिसमें कि उन्होंने मेंशन करा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हम चैप्टर 17 में भी पढ़ेंगे रिएक्शन। जब गैशियस एक्सचेंज होता है तो दे जॉइन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटेलाइज कराता है उसका नेम होता है एंजाइम का कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर हम इसका टर्नओवर नंबर काउंट कर रहे हैं कि 1 सेकेंड में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है, तो इसका जो टर्नओवर नंबर है वो 10 लाख है। मतलब ये 1 सेकेंड में 6 लाख होता है। 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। तो अब आप देखो 1 सेकेंड अपनी वॉच में देखो कितना स्मॉल टाइम ड्यूरेशन है, 1 सेकेंड में 6 लाख सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। सो दिस इज द एंजाइम विच हैज़ हाईएस्ट टर्नओवर नंबर। ठीक है। अब टर्नओवर नंबर के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे दैट वी हैव टू सी। जैसे कि कई बार क्या होता है, 2 एंजाइम्स हमें मेंशन होंगे ए एंड बी, इसका टर्नओवर नंबर लेट्स से 100 है। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। इसका टर्नओवर जो नंबर है वो है लेट्स से 2 लाख पर सेकेंड। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है आउट ऑफ ए एंड बी विच एंजाइम इज मोर एफिशिएंट। दोनों में से ज़्यादा एफिशिएंट एंजाइम कौन सा है, दैट वी हैव टू फाइंड। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे देखो टाइम तो दोनों के लिए बराबर है, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग 1 सेकेंड। तो यहाँ पे वो 1 सेकेंड में 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, यहाँ पे 2 लाख को चेंज कर रहा है। सो वी कैन सिंपली explain this that turnover number is directly proportional to efficiency। जिसका turnover number जितना ज़्यादा है वो एंजाइम उतना ज़्यादा efficient काउंट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला एंजाइम है, बी एंजाइम है, दिस इज हैविंग ग्रेटर एफिशिएंसी दैन ए एंजाइम। उसके बाद पेज 154 155 पे रीड जब आप करोगे तो उसमें बड़ी सारी ऐसे रिएक्शंस लिखी हैं एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन उसमें गिवन है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ोगे और वहाँ पे मेंशन है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब आप डिफ्रेंसिएशन उसको कर रहे हो, उसका डिफ्रेंसिएशन अगर हम कर रहे हैं कि हाउ मच प्रोडक्ट इज़ बीइंग फॉर्म्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है और टाइम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। बट ये अभी आप एक बार रीड कर लेना, बट ये हमें बायो के टॉपिक में नहीं कवर करना है। ये आपका केमिस्ट्री में एक पूरा फुल फ्लेज चैप्टर है जिसमें कि आप हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन वो सब स्टडी करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। तो ये सब आपको गणेश सर कराएंगे केमिस्ट्री में, यू विल बी स्टडिंग इट, सो जस्ट रीड इट बट नो नीड टू वरी अबाउट इट। उसके बाद फिर इसमें इन 2 पेजेस में एक टर्म मेंशन है मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे होता है कि मतलब जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं और वन आफ्टर दी अनदर दे आर टेकिंग प्लेस। तो जब हम चैप्टर 14 स्टडी करेंगे वहाँ पे हम एक प्रोसेस स्टडी करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का आप डायग्राम भी देख सकते हो चैप्टर 14 एनसीईआरटी बुक निकाल के, उसमें 10 रिएक्शंस हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, नेटवर्क बना रखा है, एंड वन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस आफ्टर अनदर। So such a type of pathway will be called metabolic pathway. So no need to worry, अभी इसको रीड कर लेना, इसको हम चैप्टर 14 में दोबारा डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारी बुक में ये 2 पेजेस हैं इसके ऊपर लेट मी टेल यू, इसमें हमें ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करना है। इन 2 पेजेस में से हमें सिर्फ 2 या 3 कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है मेटाबॉलिज्म,
ठीक है। उसके दो टाइप्स, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक। फिर हमें पढ़ना है टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर आपको पता होना चाहिए किस एंजाइम का हाईएस्ट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ substrate molecules which are converted into product by the enzyme in 1 second. उसके बाद थर्ड इसमें जो टॉपिक थोड़ा सा रीड करना है दैट इज द मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, ये 2 पेजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, जो टर्म्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी है स्क्रीनशॉट ले लो, बस इसी को थोड़ा सा रीड करना है। उसके बाद इसका सॉरी मैंने पेज नंबर गलत बता दिया है, ये है पेज नंबर 154। अच्छा 154 155 2 पेजेस पहले रह गए हैं, वो अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो पेजेस नंबर हैं 153 एंड 154 ये पहले आना था, कोई नहीं रह गया, इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इस पेज पे टर्नओवर वाला ही डेफिनेशन है, तो वो हम एक बार कर चुके हैं, बार बार करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें एक जो कंसेप्ट है, जब आप टॉपिक रीड करोगे लिविंग स्टेट वाली हेडिंग में एक बड़ा अच्छा सा इन्होंने कंसेप्ट मेंशन करा है कि जब भी अब केमिस्ट्री में आपका आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द चैप्टर, एक पूरा चैप्टर है जिसमें यू विल बी स्टडिंग रिएक्शंस, जिसमें ये एक रिएक्शन ऐसी होती है कि जो सिस्टम एट इक्विलिब्रियम है, अगर कोई भी सिस्टम हमें गिवन है एंड इफ द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम देन वर्क डन बाय दैट सिस्टम विल बी ज़ीरो। तो वर्क डन जो इक्विलिब्रियम करता है सिस्टम पे ज़ीरो होता है। बट वी नो लिविंग थिंग्स आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग, राइटिंग, you are walking, you are carrying some weight with you, so living system is continuously doing a lot of work. So living system can never afford to be at equilibrium. equilibrium केमिस्ट्री में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, मतलब equilibrium हम उस स्टेट को भी बोल सकते हैं जब फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब मान लो कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल है भाई। अगर रिएक्शन आगे पीछे दोनों सेम लेवल पर होगी तो आपका कोई भी डायरेक्शन में अच्छे से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, बट लिविंग सिस्टम में वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दिस कंडीशन। तो उसको एक बार रीड कर लेना, उसमें जस्ट यही मेंशन है कि अगर कोई भी लिविंग सिस्टम इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है देन इट कैन नॉट डू वर्क। तो नॉन जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, तो जब तक कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है, तब तक उसका सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं करेगा। आफ्टर डेथ ओनली, एंड दैट टू फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जो डेथ जब हो जाती है किसी ह्यूमन की या किसी भी एनिमल की, तो आफ्टर डेथ मे बी फॉर द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स ओनली द इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन। तो लिविंग सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे अगर सिस्टम है इट मीन्स वर्क डन बाय दैट सिस्टम विल बी ज़ीरो। इसको आप ज़्यादा अच्छे से करोगे जब आप थर्मोडाइनमिक्स के लॉ वगैरह पढ़ोगे, ये सारा केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, सो देयर यू विल स्टडी इट इन डिटेल। उसके बाद अब हमें डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड एवरीथिंग। तो एक ग्राफ अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्राफ आपकी बुक में पेज नंबर 156 पे बना हुआ है और इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। नाउ व्हाट डज दिस ग्राफ सेज, अगर हम इस ग्राफ को देख रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन देख रहा है, वाई एक्सिस पे ये देख रहा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स हाउ मच एनर्जी इज प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट। तो जब व्हेन यू विल ऑब्जर्व दिस ग्राफ यू विल फाइंड दैट दिस ग्राफ इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ये ग्राफ जीरो की वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये तो बीच में से कहीं पे डॉटेड लाइन बना हुआ है। एक्चुअली जब भी हम कोई सेल की रिएक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि वी आर स्टडिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स आर फाउंड इन सेल विच इज़ अ लिविंग सिस्टम, तो किसी भी सेल के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट्स हैं उनकी एनर्जी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो मोस्टली साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द डिसॉल्व स्टेट इन द साइटोप्लाज्म। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जब वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं, तो आपने 9th या 10th में कहीं पे एक टर्म पढ़ी थी ब्राउनियन मूवमेंट, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे शो रैंडम ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहाँ पे भी सेल के साइटोप्लाज्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो रैंडम ऐसे ब्राउनियन मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो जब वो रैंडम मूवमेंट शो करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन देम, उनकी एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती है। इसीलिए जब हम ये ग्राफ बना रहे हैं
तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ग्राफ है ये जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा, सबस्ट्रेट की हमने डॉटेड लाइन बनाई है, इसका मतलब सबस्ट्रेट के अंदर थोड़ा सा एनर्जी प्रेजेंट है। अब उसके बाद हम दो इस ग्राफ में नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं, दैट इज द टर्म ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, कि अभी ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टूड। तो एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन ले लेते हैं कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल कंबाइन होके दे आर फॉर्मिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, ठीक है। अब इस रिएक्शन में जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि हाइड्रोजन के बॉन्ड, हाइड्रोजन इज अ सबस्ट्रेट, उसके बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लोरीन इज अ सबस्ट्रेट, उसके बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो प्रोडक्ट हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बॉन्ड जो है फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस स्टेट जिसमें कि प्रोडक्ट के बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गए हैं, सॉरी सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गए हैं, और प्रोडक्ट के बॉन्ड जो फॉर्म है वो फॉर्मेशन उनकी स्टार्ट हो गई है, मतलब सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गए हैं। दिस स्टेट विल बी कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो हमारी स्टेट बनी है जिसमें कि हमारे प्रोडक्ट्स के बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गए, दिस विल बी कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। अब उसके बाद एक टर्म और इसमें हमें डिस्कस करनी है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज दिस टर्म एक्टिवेशन एनर्जी मींस, कि जो सबस्ट्रेट की एवरेज एनर्जी है और जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके बीच का एनर्जी डिफरेंस जो भी होगा, दैट विल बी कॉल एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब आप इस ग्राफ को देखो, अगर रिएक्शन एंजाइम के विदाउट हो रही है तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितना ज़्यादा हाई है, एंजाइम के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ वेरी लेस, जितना सबस्ट्रेट की एवरेज मॉलिक्यूल था उससे बहुत थोड़ी सी है। इतनी एनर्जी तो कोई भी सबस्ट्रेट इजीली मैनेज कर सकता है एब्जॉर्ब करना, और रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो जब भी एंजाइम्स की हम बात करेंगे तो दे हैव अ प्रॉपर्टी कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, दे इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम्स का प्रॉपर्टी होता है कि वो लिविंग सिस्टम में रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, एंड हाउ डू दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे इसको देख के क्लियर हो जाएगा कि एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट क्यों हो रही है, बिकॉज दे कैन डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी एग्जैक्टली डिक्रीज करते कैसे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में नाउ लेट्स डिस्कस। इफ़ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स हैं, एंड दे शो टर्शनरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर अगर वो शो कर रहे हैं तो उनका एक 3D शेप होता है, बीच में कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स। अब ये जो एक्टिव साइट्स हैं, बिकॉज वी नो एंजाइम्स के अंदर बहुत सारे एसिडिक बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वाले अमीनो एसिड होंगे, डिफरेंट टाइप के चार्जेस इस एक्टिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो भी डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं ये सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अभी आप केमिस्ट्री में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स, रिएक्शन मैकेनिज्म्स। तो अगर किसी भी सबस्ट्रेट के आसपास कोई चार्ज प्रेजेंट है, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके बॉन्ड फॉर्म जो हैं, बॉन्ड्स जो हैं वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं। तो एंजाइम कैसे डिक्रीज कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक तो वो सबस्ट्रेट को एक साइट प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे वो बाइंड कर सकता है, after that they are exposing the substrate to positive and negative charges which can break the bond of the substrate, so that is how they are able to decrease the activation energy. उसके बाद we have to discuss एक टॉपिक हम कर लेते हैं ये वाला, दिस इज गिवन ऑन पेज 157, कि एंजाइम का एक्शन कैसे होता है। पुराने टाइम में माना जाता था, एक हाइपोथेसिस था लॉक एन की हाइपोथेसिस, कि जो एंजाइम है वो लॉक के जैसा है, ठीक है, जो सबस्ट्रेट है वो की के जैसा है, और आपको पता है लॉक के अंदर एक जगह होती है जहाँ पे की फिट हो सकती है, दिस इज द एक्टिव साइट। तो जैसे हर ताले की अपनी चाबी होती है वैसे ही हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट होता है, तो जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा और एंजाइम जो है उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। बट लेटर ऑन दिस हाइपोथेसिस वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर हाइपोथेसिस जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। सो व्हेन यू विल रीड पेज 157 उसमें 4 पॉइंट्स मेंशन है, बट वहाँ पे मॉडल का नेम गिवन नहीं है। एक्चुअली ये जो मॉडल है, ये जो 4 स्टेप्स हैं, दिस इज अ मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस का मतलब है, ये जो एक साइंटिस्ट ने ये दिया था डेनियल कॉशलैंड ने। इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब होता है कि आप किसी को, जैसे फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा इंडक्शन चार्ज,
या इंडक्शन फिनोमिनन पढ़ा होगा। इंड्यूस वर्ड का मतलब होता है कि यू आर ट्राइंग टू चेंज समवन, आप किसी के अंदर कोई चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू चेंज समथिंग। तो इंड्यूस फिट का मतलब होता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो थोड़ा बहुत अपना शेप को चेंज करेगी वेन एवर इट इज़ बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट। ये एक्चुअली जो एक्टिव साइट है, ये वाला ये मॉडल मान के चलता था कि एक्टिव साइट अपना बिल्कुल भी शेप साइज स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती है। बट इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ये बिलीव करता है कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो थोड़ा बहुत अपना शेप साइज चेंज कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, सो दैट इट कैन टाइटली बाइंड विद द सबस्ट्रेट। सो नाउ लेट्स डिस्कस द 4 स्टेप्स। इसमें फर्स्ट स्टेप तो यही मेंशन है कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा। जब भी जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो ये जो एक्टिव साइट थी ये थोड़ा सा अपना शेप और साइज चेंज कर लेती है, अपना शेप ऑल्टर कर लेती है, सो दैट इट कैन टाइटली बाउंड विद द सबस्ट्रेट। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाउंड हो जाएगा, दिस कॉम्प्लेक्स विल बी कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अब ये आपको पता ही, एक्टिव साइट में डिफरेंट टाइप के नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, सो वो सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प करेंगे, प्रोडक्ट्स के बॉन्ड फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट आना स्टार्ट हो जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट मीन्स जहाँ पे सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स के जो बॉन्ड हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। तो वंस दिस प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, अब सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। देन इन द लास्ट स्टेप व्हाट विल हैपन कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएंगे, एंजाइम फिर से फ्री हो गया, नाउ इट कैन अगेन गो एंड बाइंड विद द सबस्ट्रेट, सो दिस साइकिल विल कंटिन्यू। तो ये जो 4 पॉइंट्स आपकी बुक में पेज 157 पे मेंशन्ड है, these are the 4 steps of induced fit hypothesis। और ये hypothesis हम किसके लिए यूज़ करते हैं? To explain the mechanism of action of enzymes। Okay, so I'm winding the first session here, so just read these portions from the NCERT book, and if you have any problem you can ask me later. And let's thank bankofbiology.com because we are using their PDF.